मैं इंजीनियर प्रदीप कांत पटेल आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानपुर एकेडमी में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे भूकंप के बारे में। अर्थक्वेक क्या होता है, कैसे आता है, ये सारी चीजें हैं। तो सबसे पहले आपको बताया जा रहा है, जितने भी वीडियोस पीछे हुए हैं, कि ऊपर वाला ये आपका थल मंडल होता है, लिथोस्फेयर। और इसके बाद इसके नीचे एक और मंडल पाया जाता है जिसको दुर्बल मंडल कहते हैं। क्या कहा जाता है? दुर्बलता मंडल कहते हैं, इंग्लिश में कहेंगे एस्थेनोस्फेयर। इस दुर्बलता मंडल में ही क्या है, आपका मैग्मा भरा रहता है। क्या भरा रहता है? मैग्मा। ऊपर से जब सूर्य का प्रकाश आता है तो जो है रेडिएशन के कारण, रेडियो जो है एक्टिव रेडिएशन होता है, इस वजह से क्या है, यहाँ मैग्मा का टेम्परेचर बढ़ता है। और जब मैग्मा दबाव डालता है ऊपर तो ये क्या है, लिथोस्फेयर में दरार पड़ जाती है। ठीक, अगर पता लगा इसके बाद ये प्लेट्स इस तरह से क्या है, टुकड़े बन जाते हैं जिनको प्लेट्स कहा जाता है। जानने वाली बात ये है कि बाय द वे इसमें दरार आ गई दबाव के कारण, कुछ दिन के बाद फिर इसमें मैग्मा में ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा और दबाव डाला। अब ये प्लेट्स क्या है, इतनी भारी हैं ये प्लेट्स कि इनको ये दबाव जो है, ये मैग्मा क्या है, दबाव डालकर जो है हटा, ऊपर की तरफ जो है दबाव डाल रहा है। लेकिन ये प्लेटों में किसी प्रकार की कोई हलचल, ये कोई किसी प्रकार की ये जो दरार है इसमें गैपिंग नहीं बढ़ रही। इस वजह से जब मैग्मा नहीं निकल पाता है तो क्या है, दबाव के कारण, किंतु ये प्लेट्सों में क्या होता है, कंपन शुरू हो जाता है। क्या शुरू हो जाता है? वाइब्रेशन शुरू हो जाता है। अगर ये जो दरार है, ये जब मैग्मा दबाव डालता, दरारें बढ़ जाए तब तो बाहर मैग्मा निकल जाए, लेकिन जब नहीं निकल पाता है तो इसके ऊपर दबाव डालता है, जिनसे इन प्लेटों में क्या है, इस तरह से कंपन शुरू हो जाता है। और इस कंपन से क्या है, पूरा जो ये आपका थल मंडल है ये कांपने लगता है, हिलने डुलने लगता है। इसी को कहा जाता है भूकंप कहते हैं। क्लियर? अब सबसे पहले अगर देखा जाए भूकंप आने के कारण पूछे तो धरती का हिलना और डुलना ही भूकंप कहलाता है। कारण क्या है? तो सबसे पहले जैसे प्लेट्स हैं तो इनको टेक्टोनियल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टेक्टोनियल। तो पहला कारण है कि टेक्टोनियल जो प्लेट्स हैं इनका जो है क्या होता है, दबाव के कारण, हिलने के कारण इसको आता है। दूसरा अगर देखा जाए कभी कभी ज्वालामुखी, दूसरा कारण क्या है कि जब ये दरारें ज्यादा बढ़ गई और मैग्मा निकलने लगा, लेकिन मैग्मा इतनी तेजी से निकल रहा है दबाव के कारण, तब भी ये प्लेटें क्या है, हिल रही हैं। तो दूसरा कारण क्या होता है, ज्वालामुखी फटने के कारण। फटने के कारण जो है इसमें धरती कांपने लगती है, हिलने डुलने लगती है। दूसरा। तीसरा कारण होता है आपका कृत्रिम, इसको मैन मेड कहेंगे। जैसे कोई कहीं पर भी क्या है, परमाणु परीक्षण हो रहा है तो परमाणु बम का परीक्षण हो रहा है, या कोई न्यूक्लियर वेपन्स उसका परीक्षण हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि धरती हिलने डुलने लगती है। तो तीसरा कारण ये है। अगर चौथा कारण ये आपका देखा जाए तो पृथ्वी की आंतरिक क्रियाएं। ठीक, क्या है? पृथ्वी की आंतरिक क्रियाएं। आंतरिक क्रियाएं। आंतरिक क्रिया क्या है, अभी आपको बताया गया कि यहाँ जब मैग्मा, जब रेडिएशन होता है तो मैग्मा पिघलता है, और जब इसमें मैग्मा पिघलेगा ये लिक्विड फॉर्म में जाएगा सॉलिड से, तो इसमें ज्यादातर क्या है, संवहनीय धाराएं बन जाती। तो जब मैग्मा क्या है, एक संवहनीय धाराओं में, संवहनीय धाराओं में क्या करेगा, ये बहना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पर मोशन शुरू हो जाता है, और मोशन की वजह से ये प्लेटों में क्या, थोड़ा कंपन आ जाता है। तो ये 3-4 कारण है भूकंप आने की। सबसे पहले देखेंगे, जब भूकंप आता है तो जैसे ये सपोज दैट ये धरती है, जहां से ये शुरू होता है भूकंप, तो उसको कहेंगे फोकस। क्या कहेंगे? इंग्लिश में फोकस कहते हैं, या इसी को भूकंप केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भूकंप केंद्र कहेंगे। इसके बाद ये जो है यहाँ से जब है ये उठता है, उसके बाद धीरे 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 जब ऊपर बढ़ना शुरू होता है तो ये जहां पर धरातल पर आके इसको महसूस किया जाता है, इसी को कहा जाता है एपी सेंटर। क्या कहेंगे? एपी सेंटर। इसको बोलते हैं अधिकेंद्र, हिंदी में बोलते हैं अधिक केंद्र। क्लियर? तो जहां से स्टार्ट होता है उसको भूकंप केंद्र कहेंगे, यानी फोकस। और जहां पर धरती पर यह महसूस किया जाता है
हिलना डुलना, उसे एपिसेंटर कहते हैं। क्लियर है। अब देखेंगे जब भूकंप आता है, जहां से उठता है, यहाँ से 3 तरह की तरंगे इसमें जो है होती हैं और वो चलती। देखेंगे कौन कौन सी तरंगे होती हैं। वो 3 प्रकार की इसमें बेस चलती हैं। ठीक, उन बेस के बारे में तो पहला है, हम लोग इसको कहते हैं पी बेस। क्या कहते हैं? पी। इसका मतलब है प्राइमरी, प्राइमरी बेस। ठीक, हिंदी में कहेंगे प्राथमिक, प्राथमिक तरंगे। ठीक, दूसरा होता है एस, इनको कहते हैं सेकेंडरी, सेकेंडरी वेव्स यानी द्वितीयक, द्वितीयक तरंगे। ठीक, और तीसरा होता है एल। ठीक, तीसरा कौन सा होता है? एल वेव्स इनको कहते हैं और इनका फुल फॉर्म होता है लॉन्ग वेव्स। ठीक, इनको बोला जाता है धरातलीय या सतही तरंगे कहते हैं। ठीक, तो ये 3 तरह की तरंगों की चर्चा जो है होती है इसी भूकंप के दौरान, और इनके बारे में हम लोग जानेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, चलिए देखते हैं इसी में। तो हम लोग देखेंगे जो भूकंप की तरंगे हैं उनके बारे में। तो देखिए इसमें 3 तरह की आपको तरंगों को बताया गया था, और इन्हीं को ऑब्जर्वेशन हम लोग जो है करते हैं, उसको सिस्मोलॉजी कहते हैं। यानी कि भूकंप का जो रहता है अध्ययन, वो किसमें किया जाता है? वो सिस्मोलॉजी में किया जाता है। तो हम लोग इसी में देखेंगे जो प्राइमरी वेव्स होती हैं आपकी, यानी पी वेव्स इनको शॉर्ट में कहते हैं, इनको प्राइमरी वेव्स यानी प्राथमिक तरंगे कहा जाता है। समझेंगे। देखिए जो प्राथमिक ये तरंगे हैं, इनकी जो रफ्तार होती है वो 8 किलोमीटर पर सेकंड इस चाल से चल सकती है। तो 8 किलोमीटर पर सेकंड की ये चाल से क्या है? चलती हैं, पहली बात। दूसरा अगर देखा जाए, इसमें पॉइंट ये जानना है आपको कि जब इस स्पीड, तो इनकी जो इंटेंसिटी होती है, तीव्रता, तो इनकी तीव्रता बहुत अधिक होती है, तीव्रता अधिक होती है। ठीक, अधिक होती है। क्लियर। अगर तीसरा पॉइंट ये आपको इसमें जानना है कि ये जो है अनुप्रस्थ तरंगे होती है। क्या होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ठीक, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अगला इसमें ये जानना है कि देखिए ये इनकी क्षमता क्या होती है कि सभी माध्यमों में चल सकती। अगर देखा जाए जो पी वेव्स है ये सभी माध्यम में चल सकती हैं, सभी माध्यम में चल सकती हैं, माध्यम में चल सकती है। यानी ठोस में भी ये चल सकती हैं, ये द्रव में भी चल सकती हैं, और ये गैस में, यानी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में, सब में चल सकती है, हर मीडियम में। अगला इसमें ये आपको इनके बारे में ये विशेषता है इनकी कि ये हमेशा क्या है, जो आपको यहाँ बताया गया था फोकस। ठीक, यानी ये धरती के केंद्र से में भी गुजर सकती हैं। तो ये क्या है? ये केंद्र से भी गुजर सकती है, केंद्र से भी गुजर सकती हैं। क्लियर। अब देखेंगे तो ये इनकी विशेषता थी। अब देख, जब इनकी तीव्रता बहुत होती, तो आप लोगों ने न्यूटन का जो है पढ़ा होगा नियम, जिनको जड़त्व का नियम कहते हैं। उसमें न्यूटन ने यह बताया था कि अगर जो कोई जो है कांच है और आप दूर से उस पर गोली मारते हैं, यानी कांच की कोई खिड़की है और आप उस पर जो है गोली मारेंगे, तो केवल उस कांच में क्या हो जाएगा? खिड़की में छेद हो जाएगा और वो टूटेगी नहीं। किंतु अगर जो आप उस कांच की खिड़की पर पत्थर मारेंगे तो ये पूरा जो है क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि उसमें क्यों नहीं ये गोली मारने पर ये चटक रहा है, टूट रहा है? क्योंकि गोली की तीव्रता बहुत अधिक है, और जब गोली मारी गई, इतनी देर जब तक ये पूरा शीशा मोशन में आया तब तक गोली पार। किंतु जब पत्थर मारा जाएगा इस पर, तो क्या होगा? जब तक ये पत्थर इसको तोड़कर शीशे को बाहर निकलेगा, पार करेगा, तब तक पूरा शीशा मोशन में आ जाएगा। इस वजह से चटक जाता है। यही कुछ रीजन ये है कि जब इनकी वेलोसिटी बहुत हाई है, तो जब तक ये अर्थ पूरी मोशन में आई तब तक ये पार कर गई। क्लियर है। और इसी वजह से ये क्या है? नुकसान नहीं करती, इनसे कोई नुकसान नहीं होता है। तो पी जो वेव्स हैं, इनसे कोई भी नुकसान नहीं होता है। ठीक, जब तक धरती
पूरी मोशन में आई तब तक ये पार करके निकल गई। क्लियर है। चलिए आगे हम लोग देखेंगे एस वेव्स के बारे में। देखेंगे अगर जो हम लोग बात करें यहाँ पर द्वितीयक जो है तरंगों के बारे में, इनको एस वेव्स कहते हैं, यानी कि सेकेंडरी वेव्स कहा जाता है। तो सबसे पहले जानने की बात है, जब हम वहां पर बात कर रहे थे तीव्रता की, तो जो ये तीव्रता है ये पी वेव से कम होती है। तो इनकी तीव्रता पी वेव्स यानी प्राइमरी वेव से कम होती है, कम होती है। क्लियर है। अगर देखा जाए जो ये सेकेंडरी वेव्स हैं वो सभी माध्यमों में पी वेव्स चल सकती थी, तो ये जो सेकेंडरी है ये केवल ठोस में चल सकती है, ये केवल ठोस माध्यम में, सॉलिड मीडियम में चल सकती है। तो जो है ठोस माध्यम में चल सकती है। क्लियर है बात। और देखा जाए ये अगर इनमें जब ये भी चल सकती हैं, ये केवल एक ही माध्यम में चलेंगी, तो इस वजह से ये क्या है, सॉलिड में तो चलेंगी लेकिन इनकी भी तीव्रता क्या कुछ कम होती है इनसे। इसी वजह से ये क्या है, बड़ी तेजी से गुजर जाएंगी और ये भी नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। अगर जो उनके जो कंपेयर में पी की देखा जाए तो नुकसान ये भी नहीं करती कुछ भी, क्योंकि जब तक मोशन होता है तब तक ये भी पार हो जाती है। और ये 5 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये भी निकलेंगी, तो इतना नुकसान नहीं करते हैं। क्लियर। अब हम लोग इसी में जो देखेंगे तो एक तीसरा और जान लेते हैं, जो एल वेव्स जिनको सतही कहा जाता था, एल वेव्स के बारे में। तो जो इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको कहा जाता है लॉन्ग वेव्स कहेंगे। ठीक। अब सबसे पहले जानने की बात है, या इन्हीं को सतही कहते हैं, सतही तरंगे कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी जानने की बात बहुत जरूरी है। देखिए ये हमेशा क्या है, सतह पर चलती हैं, ये पृथ्वी की सतह पर चलती, पृथ्वी की सतह पर चलती हैं। ठीक। और इनकी जो अगर देखा जाए, इनकी खोज जो है लव ने की थी। किसने की थी, एक साइंटिस्ट थे लव, उन्होंने इसकी खोज की, तो लव ने खोज की थी। इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है, लव वेव्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लव वेव्स भी कहते हैं इनको। क्लियर। अब देखेंगे ये इनकी जो स्पीड होती है वो 1.5 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से होती है। जब इनकी जो है तीव्रता कम होगी, अगर देखा जाए तो इनकी जो है क्या होती है, तीव्रता कम होती है। तीव्रता यानी इंटेंसिटी जो है वो बहुत कम होती है। दोनों अगर जो हम उसकी जो है पी और एस की बात करें उनके कंपेयर में। क्लियर। लेकिन जो इनकी चलने की है ये बहुत दूरी तक चली जाती हैं, तो जो इनकी तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ ये बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। अब जब ये स्लो चलेंगी तो वही न्यूटन का फर्स्ट लॉ हम लोग अगर देखें जड़त्व वाला, तो उसमें यही बताया गया था कि अगर जो पत्थर मारा जाएगा तो चटक जाएगा, गोली मारी जाएगी तो शीशा नहीं चटकेगा। क्यों, वहां इंटेंसिटी ज्यादा है गोली में जबकि पत्थर में कम। तो जब यहाँ पर इंटेंसिटी इनकी तीव्रता कम हो गई तो ये बहुत धीरे धीरे जो है सतह को क्रॉस करेंगी। तो जब तक ये क्रॉस करती तब तक पूरी सतह क्या आ जाती है, मोशन में आ जाती है। इसी वजह से सबसे अधिक नुकसान, अगर जो आपको पूछा जाए कि जो है किस वेव से नुकसान होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सतही तरंगे या लॉन्ग वेव्स जो है। तो सबसे अधिक नुकसान जो है एल वेव से होता है। ठीक। तो ये सबसे खतरनाक पूछी जाए कौन सी तरंगे होती हैं, तो आपको बताना है एल वेव्स होती हैं। क्लियर है। अब हम लोग इसी में जानेंगे
तो हम लोग देखेंगे जो तीनों वेव्स हैं आपको जो बताई गई थी कि पी एस और एल कैसे इनका जो है रहता। तो जो एल वेव्स हैं तो आपको बताया गया था कि ये कहाँ चलती है, सतह पर चलती है। कहाँ पर चलेंगी, तो ये पृथ्वी के धरातल पर ही चलेंगी। ये है आपका एल वेव्स। एल वेव्स हमेशा और बहुत स्लो होती हैं, इसी वजह से अगर हम लोग देखें ये बहुत खतरनाक होती हैं, क्योंकि पूरी धरती को काहे में ले लेती हैं, अपने जो है जब मोशन होता है तो वाइब्रेट कर देती है मोशन की वजह से। इसके बाद देखेंगे जो ये बात है आपका पी वेव्स, ठीक, यहाँ पर बात करेंगे पी इपी सेंटर से शुरू होगी और ये जो है हमेशा इनका इस तरह से जो है मुड़ाव होता रहेगा, इस तरह से ये जो है चलती हैं पूरे धरातल पर। अगर देखा जाए ये जो पी वेव्स होती हैं ये सेंटर से भी गुजर सकती हैं। अगर कहीं मीडियम वैक्यूम हो गया तो ये इस तरह से जो है उस जो है मीडियम को वैक्यूम को जो है नजरअंदाज करते हुए गुजर सकती हैं। क्लियर। तो अगला हम लोग बात करेंगे इसी में, तो ये और ये हमेशा कितना है, ये 103 से लेके और 105 डिग्री पर इनका क्या होता है, ये मुड़ जाती है। क्लियर। तो अगर देखा जाए कितने एंगल तक मुड़ सकती है, तो 103 से लेके 105 एंगल तक। ठीक, तो ये सब कौन सी वेव्स हो गई, ये आपका पी वेव्स हो गई। क्लियर। कौन सी वेव थी, पी वेव्स। अब देखेंगे इसके बाद एस वेव्स देखेंगे। तो जैसे जैसे हैं इसी तरह एस भी चलती हैं इन्हीं की तरह, क्योंकि ये सॉलिड में चलती हैं और पी आपको सभी माध्यमों में बताया गया था इस तरह से। तो ये एस 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 वेव्स। ये इस तरह से ग्राफ है। तो अगर देखा जाए आपको जैसे बताया गया कि ये क्या है, एस केवल किस माध्यम में चल सकती हैं, तो ये ठोस में चल सकती हैं। और जो पी थी वो बताया गया था सभी माध्यमों से, ये सेंटर से भी गुजर सकती हैं। क्लियर। और एल कहाँ चलेंगी, जो है आपका ये सतह पर चलेंगी। ठीक। अब हमको जानना है यहाँ पर जो ये वाला एरिया है, इतना एरिया, जो ये वाला एरिया बचा इतना, इस जो है एरिया को कहा जाता है एस तरंग छाया क्षेत्र। क्योंकि इस वाले पार्ट में एस जो है वो नहीं आ पाती है, तो इसको क्या कहा जाएगा, एस तरंग छाया क्षेत्र। यदि आपसे पूछा जाए कि 105 या 103 डिग्री के बाद जो धरातल पर एरिया पाया जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो इस संपूर्ण भाग को क्या कहा जाएगा, एस तरंग छाया क्षेत्र कहा जाएगा। मतलब यहाँ पर एस जो है किरणें नहीं आ सकती, क्योंकि पी तो यहाँ से गुजर सकती है, इस एरिया में भी आ सकती है इस तरह से, लेकिन एस नहीं आ सकती है। क्लियर। इसके बाद अगर देखा जाए जो P है वो 105 डिग्री के ऊपर मुड़ जाती है, तो जो ये वाला एरिया बचा, अगर जो हम लोग बात करें कौन सा एरिया, जो ये वाला एरिया, ये वाला जो एरिया बचा दोनों साइड में, अगर जो हम लोग बात करें ये वाला एरिया, ये तो ये पूरा एरिया क्या था, एस। लेकिन ये दोनों सेंटर अगर हम ये बिल्कुल ये लाइन माने आपका जो है रेफरेंस लाइन बिल्कुल, तो इधर और इधर ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, तो इन दोनों पार्ट को कहा जा सकता है पी एस छाया क्षेत्र। ठीक, इधर पर ना पी आएंगी ना एस, तो एस छाया क्षेत्र। ये हम लोगों ने ग्राफ से बताया कि कैसे ये इनका जो है मोशन होता है, कैसे ये चलती हैं इस ग्राफ से। तो अगर ये ग्राफ देखा जाए इसमें, तो पूरा जो 105 के बाद ये संपूर्ण क्षेत्र को एस छाया क्षेत्र कहते हैं। जबकि 105 से लेके अगर हम लोग इसको पूरा इस वाले पार्ट को इधर लें, तो ये 180 हुआ इधर का पार्ट और 180 इधर का पार्ट हुआ। तो इसमें से अगर जो 180 में से 105 निकाल देंगे, ठीक, तो जो छाया क्षेत्र बचा यानी 75 का, वो क्या हो कहलाएगा, तो लेफ्ट साइड में पी एस छाया क्षेत्र और राइट साइड में पी एस छाया क्षेत्र कहलाएगा।
जबकि अगर हम ये पूरे क्षेत्र को मान लें, ठीक, 360 को माने, उसमें से 105 माइनस कर दें दोनों साइड में, तो जो ये पूरा सम दोनों को मिला के वो क्या कहलाएगा, एस छाया क्षेत्र कहलाएगा। इसके बाद देखेंगे ये जो तरंगे हैं जब चलती हैं तो इनमें मोशन है, और मोशन की वजह से फिर ये धरती पर प्रभाव डालती है, जिससे धरती हिलती डुलती है। तो जब ये सतही की बात करें, क्योंकि सबसे ज्यादा यही भयंकर है, तो इनका जो मेजरमेंट है वो मार्केली स्केल पर किया जाता है। किस पर किया जाता है, मार्केली एक स्केल है उस पर किया जाता है। इस मार्केली स्केल में होता क्या है, सबसे पहले क्या है, इस पर 0 से लेके और 12 तक क्या रहता है, ये स्केल होती है। इसमें कितने खाने होते हैं, 0 से 12। जो इस पर पहला खाना होता है और 12, तो ये पहला वाला कम खतरनाक, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब सब ठीक ठाक चल रहा है। और जो 12 होता है ये सबसे खतरनाक होता है। और ये जो है ये क्या बताता है, ये इनकी चलने की तीव्रता बताता है, तरंगों की चलने की तीव्रता बताता है। तो भूकंप की तीव्रता किस स्केल में नापते हैं, मार्केली स्केल में। दूसरा एक स्केल, एक तो ए स्केल हो गया, और दूसरा स्केल जो होता है वो होता है आपका रिक्टर स्केल। क्या होता है, रिक्टर स्केल। इसमें देखेंगे जो रिक्टर स्केल होता है इस पर क्या है, इस पर 0 से 9 तक खाने होते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो जो 1 2 3 4 5 तक कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद 6 7 8 और 9 इन जब खानों पर रिक्टर स्केल आता है तो सबसे ज्यादा खतरनाक ये माना जाता है, जिसमें से 7.5 से लेके 8.5 जो ये रिक्टर स्केल पर आता है पैमाना, इसका क्या है, सबसे खतरनाक यही पैमाना माना जाता है। इस पैमाने पर जैसे इंटेंसिटी पहुंचती है वेव्स की जो है, तो धरती हिलने डुलने के साथ साथ क्या है, घर गिरना शुरू हो जाते हैं, ये सारी चीजें। जैसे 8.5 पर पहुंचता है, ऐसे कंडीशन में क्या है, नीचे का जो धरातल है वो ऊपर आ जाएगा, ऊपर का धरातल नीचे आ जाएगा, सबसे खतरनाक ये। तीसरा जो स्केल होता है वो होता है आपका सिस्मोग्राफ। क्या होता है, सिस्मोग्राफ होता है। इस ग्राफ में क्या होता है, अगर देखा जाए तो एक इसमें क्या रहता है कि जो एक सिस्टम रहता है, उस सिस्टम में क्या है, ऐसे क्या है, पेपर लगा दिया जाता है, और उस पर क्या है, एक जो है इंक की सुई होती है। जैसे भूकंप आएगा ये रोटेट होता रहता है, तो उस पर इस तरह से वेव बनती चली जाएंगी, और इन्हीं को मेजरमेंट किया जाता है। तो जो सिस्मोग्राफ होता है इससे क्या मेजरमेंट करते हैं, इससे भूकंप की तरंगों का पता लगाया जाता है कि वो उनका ग्राफ कितना, उनकी इंटेंसिटी कितनी है, ये सारा कुछ क्लियर। तो हम लोगों ने इसमें से केवल भूकंप क्यों आते हैं और उसकी तरंगों के बारे में जाना। ठीक, तब तक के लिए